देखो, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में देखो, किसने बनाया था? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। और वेक्टर कौन सा यूज हुआ था? प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। और होस्ट क्या था? इसर्शिया कोलाई। ठीक है, अब हम बायोटेक में है ना, हम रिकम्बिनेंट डीएनए अपने को बनाना है, तो देखते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, और अपने को क्या करना है? देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल साधारण शब्दों में समझेंगे। देखो, ये हमारे पास एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, और सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है अपना डीएनए, है ना। अब ये पूरा अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये उलझा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये रेड कलर का जो दिख रहा है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब हमें इस जीन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत सारा चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ते हैं कि इस जीन का हम इसको निकालें कैसे, और उसकी कॉपी कैसे बनाएं, फिर उसका प्रोडक्ट कैसे बनाएं। ठीक है, तो कुल मिला के पहला स्टेप अपने को क्या करना है? ये जीन अपने को यहां से निकालना है। ठीक है, तो इस जीन को इस सेल में से निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? हमें ये सेल वॉल को ब्रेक तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है तो लाइजोजाइम से हम तोड़ लेंगे, अगर ये प्लांट की सेल वॉल है तो सेलुलोज से तोड़ लेंगे, अगर फंगस की सेल वॉल है तो काइटिनेज से तोड़ लेंगे ना। सेलुलोज देखो, प्लांट की सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज, तो सेलुलेज से तोड़ लेंगे। फंगस की सेल वॉल में क्या होता है? काइटिन, तो काइटिनेज से तोड़ लेंगे। सिंपल सी बात है, तो हमने ये सेल वॉल को तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या है? ये डीएनए, ये जीन, ये अपने को जीन चाहिए ना, एक तरीके से डीएनए का टुकड़ा चाहिए, है ना। तो डीएनए के टुकड़े को निकालते हुए यहाँ पे इंप्योरिटी भी तो दिया, मतलब और भी तो होंगे, खाली डीएनए थोड़ी है। यहाँ पे आरएनए भी होंगे, प्रोटीन भी होंगे, और भी बहुत कुछ होगा, है ना। तो हमें आरएनए, प्रोटीन और बाकी जो भी चीजें हैं हमें उनसे छुटकारा चाहिए। एक तरीके से ये इम्प्योरिटी की फॉर्म में है ना, ये मान सकते हो कि डीएनए अपना प्योर फॉर्म है और ये सब इम्प्योरिटी है। तो आरएनए को हम हटा देंगे राइबो न्यूक्लियस से, प्रोटीन को हम हटा देंगे प्रोटियोस से, है ना। एक तरीके से इनके डाइजेस्टिंग एंजाइम हो गए। ठीक है, और बाकी के जो भी फालतू का कचरा है इसमें उसको भी हम हटा देंगे। हमें फिर क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। अब डीएनए को भी बिल्कुल प्योरीफाइड में करने, देखो इसके बाद फिर क्या करेंगे? चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे, फिर अपने पास बिल्कुल प्योरीफाइड फॉर्म में डीएनए आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये प्योरीफाइड फॉर्म में डीएनए आ चुका है। अब हमें क्या करना है? इसकी क्या करना है? हमें इससे प्रोडक्ट चाहिए ना, जो ये प्रोडक्ट बनाएगा हमें वो चाहिए ज्यादा मात्रा में। ठीक है, अब उसका रास्ता देखते हैं कि ऐसा क्या तरकीब लगाएं कि हमें ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, अब देखो, ये हमने डिजायर्ड डीएनए जो अभी निकाला था, ये रेड कलर वाला जो अभी निकाला, ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, बहुत सारे, एक थोड़ी निकालेंगे, बहुत सारे निकाल लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब डिजायर्ड डीएनए में हमने क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, ये इसमें क्या करेगी? एक स्पेसिफिक जगह पे, है ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक जगह पे ये इसमें कट लगाएगी, है ना। देखो, अब ये बहुत सारे डिजायर्ड डीएनए थे, तो जरूरी नहीं है कि सबके ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करे, जरूरी नहीं है सबके ऊपर ही काम करे, कुछ रह भी जाएंगे ना। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करने के बाद कुछ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काम कर दिया, जो एक स्पेसिफिक कट लग जाएंगे, कुछ ऐसे बन जाएंगे ना। ये एक रफ डायग्राम से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, और इन पे ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं कर पाया, तो दो तरीके के अपने को प्रोडक्ट मिल गए ना, एक पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम नहीं कर पाया, एक पे कर दिया। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? देखो, इसमें साइज का डिफरेंस आ गया। देखो, यहाँ इनमें क्या है? कट लग गया, मतलब ये छोटे साइज के हो गए, इनमें ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे पड़े हैं, इनमें कोई भी कट नहीं लगा, ये बड़े साइज के। तो इनको साइज के बेस पे हम क्या कर लेंगे? इनको अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, प्योरीफाई कर लेंगे। किसके हेल्प से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है? हम साइज के बेस पे, इनके साइज के बेस पे इनको सेपरेट कर लेंगे। अब देखो, ये अपने को ये वाले मिल चुके हैं ना, अपना डिजायर्ड डीएनए जिसपे कट लग गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने सेपरेट कर लिया, ये वाले अब अपने को मिल चुके हैं। ठीक है, अब एक होता है हमारे पास वेक्टर, एक होता है हमारे पास वेक्टर। अब वेक्टर में भी हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। वो बिल्कुल उसमें उसी जगह पे कट लगाएगी, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, तो उसी जगह पे कट लगाए तो वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा, वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये बन जाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये, इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये, और ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। किसकी हेल्प से? लाइगेज एक तरीके से फेविकोल
कंट्रोल होता है ना। तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, ये अपना क्या था डिजायर्ड डीएनए और ये अपना है वेक्टर है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। रिकम्बिनेंट मतलब दो चीजों के यहाँ पे डीएनए जुड़े हुए हैं, है ना। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमने वेक्टर का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि इसको डिजायर्ड डीएनए को हमने किस में डालना है, एक होस्ट सेल के अंदर डालना है, ताकि इसकी मल्टीपल कॉपीज बन सके, हमें बहुत सारा प्रोडक्ट बन सके, है ना। तो हम डायरेक्ट इसको डाल के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसको हम डायरेक्ट अगर उसमें होस्ट सेल में डाल दे तो कुछ भी नहीं बनेगा, ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो हम इसको एक वेक्टर से जोड़ देते हैं। अब इस वेक्टर को अगर हम होस्ट सेल में डाल दें तो ये वेक्टर क्या है, वेक्टर नॉर्मली क्या यूज होता है, प्लाज्मिड यूज होता है। तो प्लाज्मिड वहां पे रेप्लिकेट कर पाएगा। तो ये वेक्टर जब वहां पे होस्ट सेल में रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ ये वाला भी रेप्लिकेट करेगा, है ना, अपना डिजायर्ड डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हमें फायदा हो जाएगा ना। ये अपना बेसिक कंसेप्ट था बायोटेक का। अब देखो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात की थी, तो उनके बारे में जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ पूरा डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है। देखो न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, जो डीएनए में कट लगाते हैं, बस इतना याद रखना। न्यूक्लियस क्या होते हैं, जो डीएनए में कट लगाते हैं। अब इस डीएनए में दो टाइप का कट लगेगा, एक तो बीच में मतलब एंडो मतलब बीच में, एक एक्सो मतलब बाहर की साइड कट लगेगा। तो बीच में कट लगा तो एंडो न्यूक्लियस और बाहर की साइड लगा एक्सो न्यूक्लियस, ठीक है। अब याद करो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से आया है, ठीक है। अब देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में अपनी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे बात की गई है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1963 की बात है, 1963 की बात है। एक बैक्टीरियोफेज ई कोलाई, देखो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। तो बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज की ई कोलाई में ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए दो एंजाइम प्रेजेंट है, ठीक है। ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए दो एंजाइम प्रेजेंट है। एक क्या करता है, उनमें से दो एंजाइम में से एक एंजाइम क्या करता है, ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, और दूसरा एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कट करता है, डीएनए को कट करता है। इसको भूल जाओ, वो अपने किसी काम का नहीं है, अपने काम का क्या है, कट दी डीएनए। तो जो एंजाइम डीएनए को कट करता था उसको बोला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला, है ना। एंडोन्यूक्लियस जहां भी आ जाए मतलब सीजर कैंची, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मतलब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट लगाएगी। रेस्ट्रिक्शन मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, है ना। तो ये यहां से इसकी डिस्कवरी हुई थी। अब ये एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है ये अपने को याद रखना है। पहली फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सी थी, हिंद 2, है ना। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, मेरे को कंफ्यूजन होती थी हिंद 2 और इको R1 में कि कौन सी पहली थी, क्योंकि मेरे को ये R1 दिखता था, 1 मतलब मैं सोचता था थोड़ा इसमें उलझ जाता था। तो इसको ऐसे याद रखना, हम हिंदुस्तानी हैं तो अपने देश को पहले स्थान पे रखेंगे, मतलब फर्स्ट मतलब हिंद 2। और एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितनी की डिस्कवरी हो चुकी है, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। और ये कहां से मिली है, बैक्टीरिया से मिली है। बैक्टीरिया की कितनी, मोर देन 230 स्ट्रेन से अपने को ये मिली है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इनकी नेमिंग थोड़ी देख लेते हैं। इको R1 की फुल फॉर्म क्या है, इशर्शिया कोलाई। देखो ई इशर्शिया को मतलब कोलाई, और ये क्या है RY13, ठीक है। अब आर क्या इसमें शो कर रहा है, आर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आर स्ट्रेन को शो करता है, और जो रोमन नंबर है वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को शो करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। क्या यूज हुई थी, कैसे यूज हुई थी वो हमने देख ली थी कि कहां पे यूज हुई थी, पर इसको देख लेते हैं इसमें होता क्या है, ठीक है। देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर डीएनए, है ना। हमने क्या की थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी फॉर डीएनए। बस आपका काम यहीं पे खत्म, कुछ भी याद नहीं करना, ठीक है। देखो डीएनए के बारे में एक बात याद रखनी है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, बस खत्म है। देखो जेल मतलब जेल, कौन सा जेल, एगारोस जेल। जेल मतलब जेल, कौन सा जेल, एगारोस जेल। अब एगारोस जेल के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, और कहां से मिलता है, सीवीड से मिलता है। नेचुरल पॉलीमर होता है और सीवीड से मिलता है। जेल मतलब जेल, एगारोस जेल इसमें यूज होगा, सिंपल सी बात है, खत्म, ठीक है। और क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो आप गूगल पे ये वर्ड लिखोगे ना इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इसका मतलब होता है मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, बस खत्म है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। और डीएनए मतलब डीएनए। अब सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो डीएनए की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर मूवमेंट कहां पे, एक जेल के अंदर। देखो ये अपना क्या है, देखो ये अपना ग्रे कलर का क्या है, पूरा जेल है, और ये रेड कलर का क्या है, अपना डीएनए है, और इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डीएनए की मूवमेंट होगी, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो होता क्या है, डीएनए कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, और हम यहाँ पे मान लो लगा देंगे पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, है ना। तो ये ऐसे मूवमेंट होगी। अब सिंपल सी बात है, जो
छोटे डीएनए होंगे, जो छोटे डीएनए होंगे वो आगे की तरफ निकल जाएंगे स्मॉल साइज के, और जो बड़े होंगे वो पीछे की तरफ रह जाएंगे। हमने बात की थी ना कि जिनमें कट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिनमें कट लगा दी थी वो छोटे साइज के हो गए, मतलब वो आगे की साइड निकल गए। बड़े वाले जिनमें कट नहीं लगे वो पीछे की साइड लगे। तो हमें ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, पता लग जाएगा कि किसमें कट लगा है किसमें नहीं लगा। छोटे छोटों को हम सेपरेट कर लेंगे। और सेपरेट भी कैसे करते हैं, देखो सेपरेटेड डीएनए जो सेपरेट हो गए वे ऐसे नहीं दिखते कि हम नॉर्मली हमने ऐसे डायरेक्ट आंखों से देख लिया, ऐसे नहीं दिखते। हम उनको क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं। हम उनको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, फिर यूवी लाइट का एक्सपोजर देते हैं, फिर हमें क्या दिखते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखते हैं। तो ये थी पूरी चल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो हमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि रिकम्बिनेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था, हमें वेक्टर के साथ क्या अपना डिजायर्ड डीएनए जुड़ा हुआ है, तो इसको हमें कहाँ डालना है, होस्ट सेल में डालना है। तो इसके लिए क्या क्या यूज होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। डाइवेलेंट कटायन यूज होता है, जैसे कि कैल्शियम। हीट शॉक मेथड, जिसमें क्या करेंगे, एक बार बर्फ पे डाल देंगे, एक बार 42 डिग्री सेल्सियस यानी गर्मी, एक बार ठंड एक बार गर्मी, ठीक है। और क्या है, माइक्रो इंजेक्शन का यूज करेंगे। अब और बायोलिस्टिक या जीन गन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है, देखो माइक्रो इंजेक्शन कहाँ यूज होता है, एनिमल सेल में, और बायोलिस्टिक जीन गन कहाँ पे यूज होती है, प्लांट सेल में यूज होती है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको ऐसे याद रखना, देखो हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, हम गन थोड़ी लगवाते हैं, हम इंजेक्शन लगवाते हैं। तो एनिमल्स को क्या लगते हैं, इंजेक्शन, और प्लांट का ऑटोमेटिकली हो जाएगा जीन गन मेथड, ठीक है। जीन गन मेथड में क्या होता है, हम ये कोट करते हैं एक गोल्ड टंगस्टन के ऊपर क्या है, डीएनए का कोट करते हैं, और डीएनए को फिर क्या करते हैं, उसके होस्ट सेल के अंदर घुसा देते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। देखो ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर के साथ जोड़ देंगे। वेक्टर कौन सा मेनली हम यूज करते हैं, प्लाज्मिड। तो देखो अगर हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है, दो पॉसिबिलिटी कि या तो ये डीएनए इसके साथ जुड़ जाएगा, या तो ये डीएनए इसके साथ जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ेगा, मतलब वेक्टर ऐसे का ऐसे रह गया, है ना। अगर ये डिजायर्ड डीएनए वेक्टर के साथ जुड़ गया तो उसको हम बोल रहे हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और नहीं जुड़ा तो क्या बोल देंगे, सिंपली नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये बिल्कुल क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये बहुत सारा मिक्सचर है, हमें इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे मिक्सचर को होस्ट सेल में डालेंगे, है ना। इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए तो उसको होस्ट सेल में डालेंगे जहां वो कॉपी बनाएगा। अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, इसलिए मैं तीन होस्ट सेल बना रहा हूं। तीन पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे, देखो या तो ये होस्ट सेल में जाएगा, या ये होस्ट सेल में जाएगा, या इन दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, है ना। दोनों तो जाएंगे नहीं ना, या तो ये जाएगा या ये जाएगा, या इन दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो तीनों मैं पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर लेता हूं। या तो देखो ये रिकम्बिनेंट वाला गया, या नॉन रिकम्बिनेंट वाला गया, या कोई भी नहीं गया। अब मैं बात करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की। देखो यहीं पे कंफ्यूजन होती है। देखो ट्रांसफॉर्मेंट का रिकम्बिनेंट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ट्रांसफॉर्मेंट का सीधा सीधा लेना है ये प्लाज्मिड, ये वेक्टर के साथ। अगर वेक्टर गया, देखो प्लाज्मिड गया तो वो होगा ट्रांसफॉर्मेंट, अगर प्लाज्मिड गया तो वो होगा ट्रांसफॉर्मेंट, अगर नहीं गया तो होगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रिकम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट का कोई लेन देन नहीं है, यहीं पे कंफ्यूजन होती है। सीधा सीधा प्लाज्मिड को देख लो, प्लाज्मिड जिस सेल में गया वही हो गई ट्रांसफॉर्मेंट, और रिकम्बिनेंट एक अलग चीज है। हमने देख लिया रिकम्बिनेंट क्या है, डिजायर्ड डीएनए जब वेक्टर के साथ जुड़ जाता है उसको हम बोलते हैं रिकम्बिनेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट किसको बोल रहे हैं हमने देख लिया, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो एक सेलेक्टेबल मार्कर की कंफ्यूजन होती है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे। देखो हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, रिकम्बिनेंट क्या होता है, ठीक है। देखो ये ई कोलाई अपनी, ये होस्ट सेल है अपनी, ये क्या है, ई कोलाई है, और ये ई कोलाई का क्या है, डीएनए है, होस्ट सेल का अपना डीएनए होगा, ठीक है। अब ये है ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट मतलब इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए आ चुका है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मतलब इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए अपना नहीं आया, ठीक है, इसका अपना डीएनए इसमें पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने किया था कि प्लाज्मिड में क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट होती है।
होती है, ठीक है, प्लाज्मिड भी है। अब सिंपल सी बात है, जो ई कोलाई नेचुरल ई कोलाई होता है वो एंटीबायोटिक की वजह से क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक की वजह से ई कोलाई खत्म हो जाना चाहिए। बट ट्रांसपोर्ट में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट में क्या आ गया अपना, ये आ गया वेक्टर आ गया। वेक्टर के पास क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो इसकी वजह से ये इसकी डेथ नहीं होगी, ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड अब देखो यहाँ पे एक चीज याद रखना, सेलेक्टेबल मार्कर से हमने क्या पता लगाया, सेलेक्टेबल मार्कर से हमने पता लगाया ट्रांसफॉर्मेंट वर्सेस नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। रिकम्बिनेंट वाले में कंफ्यूज मत होना, हमें यहाँ बिल्कुल भी पता नहीं लगा कि रिकम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकम्बिनेंट कौन सा है, ठीक है। अब रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट का पता कैसे लगाएंगे हम, इंसर्शन रिकम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकम्बिनेंट कौन सा है, ठीक है। अब रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट का पता कैसे लगाएंगे हम, इंसर्शनल एक्टिवेशन से लगाएंगे, इंसर्शनल एक्टिवेशन। देखो अगर नॉन रिकम्बिनेंट है मतलब इसमें क्या है, डिजायर्ड डीएनए अपना नहीं जुड़ा, ये पूरा का पूरा वेक्टर है, ये नॉन रिकम्बिनेंट है, हम देख चुके क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कलर प्रोड्यूस होगा, इसमें कलर प्रोड्यूस होगा, है ना, इसमें जीन होता है जो कलर प्रोड्यूस करता है। बट रिकम्बिनेंट में क्या हुआ, जो जीन कलर प्रोड्यूस कर रहा था उसको जो डिजायर्ड डीएनए जो जुड़ा जहां पे उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो इसमें कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, रिकम्बिनेंट में कलर नहीं आएगा, ठीक है। अब बात है इसको याद कैसे करें, तो देखो हम पहले याद करेंगे जो इस सर्कल के अंदर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस, ओराई, रोप और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और फिर बाद में याद करेंगे जो सर्कल के बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मैं कोई भी ट्रिक बताता हूं तो उसको 2-3 बार उसी टाइम पे रिवाइज किया करो, क्योंकि क्या होता है हम कोई भी ट्रिक देखते हैं तो नेचुरल सी बात है कि वो पहली बार में हमें थोड़ा अजीब सी लगेगी, तो उसी टाइम पे उसको 2-3 बार रिवाइज कर दिया करो ताकि वो उसी टाइम पे याद हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सर्कल के अंदर की बात हो या बाहर की बात हो, हम दोनों ट्रिक अपनी यहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे जाएंगे, सिंपल है, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे घूम जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल के अंदर की बात करते हैं। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, आपने ब्लड वाले चैप्टर में, हार्ट वाले चैप्टर में देखा होगा, वहां पे अयोर्टा होता है, अयोर्टा। अब नेट पे जाके देख लो क्या होता है, अपनी बुक में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है अयोर्टा। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहां से शुरू करेंगे और ऐसे घूम जाएंगे। अब ए से एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस वाला हो गया, ओ से ओराई हो गया, आर से रोप हो गया और टी से क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो ये ए हम पहले यूज कर चुके हैं तो ए का कोई यहां पे मतलब नहीं है क्योंकि ए हमने ऑलरेडी यूज किया है, ठीक है। एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस, फिर ओराई, फिर ये रोप, फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो हमने ऐसे इसको पूरा फ्लो में याद कर लिया। ये अपनी सर्कल के अंदर की ट्रिक कंप्लीट सिंपल है। अब देखो सर्कल के बाहर वाली चीजों को कैसे याद करें, देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। एक लड़का है, नीट की तैयारी करता है, लड़के का नाम है पवन नीट की तैयारी कर रहा है 2 साल से, पर 2 साल से उसका नीट क्लियर ही नहीं हो रहा, मतलब 2 साल की पढ़ाई के बाद भी उसे सिर्फ बीएमएस मिली है, ठीक है। लड़का है पवन 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा था, उसे 2 साल की मेहनत के बाद भी सिर्फ बीएमएस मिली। अब इसमें किसका दोष है, पवन का दोष है, किसका, पवन की तो कोई गलती नहीं है क्योंकि वो तो बेचारा 2 साल से पढ़ाई कर रहा है। तो इसमें सिस्टम में कसूर किसका है, दोष किसका है, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, कि एमबीबीएस की सीटें कम है और कंपटीशन इतना ज्यादा है, ठीक है। टेंशन मत लो, ये 1 किसमें है, 2 किसमें, 3 किसमें, ये भी पूरा ट्रिक में कवर हो जाएगा। तो अपनी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। देखो पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, सिंपल है, पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, पर फिर भी उसको क्या मिली, सिर्फ बीएमएस, उसको एमबीबीएस नहीं मिली, ठीक है। पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, उसको फिर भी क्या मिली, बीएमएस। अब इसमें दोष किसका है, कसूर किसका है, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। पवन स्टडीज पूरे 2 साल से कर रहा है, फिर भी उसको मिली बीएमएस, इसमें कसूर किसका है, हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का। अब देखो ये PV2 है इधर, तो PV से पहला होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, कॉमन सेंस है, PV2 इधर है तो 1 इधर होना चाहिए। अब ST में इससे हमें याद आ जाएगा ये PST, ठीक है। अब देखो
हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, तो इस पे 1 लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें इस पे मैक्सिमम करना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना? 3। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, इसलिए इसको हमने मैक्सिमम नंबर देना पड़ेगा 3, और बाकी सब में क्या कर दो? 1 कर दो। अब देखो PVU2 है, अपना ट्रिक में कवर हो गया, हिंद 3 है, अपना ट्रिक में कवर हो गया, बाकी सारे क्या है? ऑटोमेटिकली सारे 1 कर दो। अब देखो पीसीआर का क्या यूज होता है, देखो यहाँ पे हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने बनाया था, जहाँ पे डिजायर्ड डीएनए और वेक्टर अपना जुड़ चुका था, ठीक है। अब या तो हमारे पास एक ये ऑप्शन है कि हम बार बार इनको बनाते रहे, बार बार इनको बनाते रहे, बहुत मेहनत लगेगी, तो दूसरा बेटर ऑप्शन क्या है, जो ये अपने पास बन के तैयार है, इसी की हम मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, इसी की हम मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं, तो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल कॉपीज कहाँ बनेंगी? पीसीआर में बनेंगी, वो देख लेते हैं कैसे बनेगी। तो पीसीआर को मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी में से करवा देता हूँ। देखो हमारे पास ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये हो जाएगा डीनेचर, मतलब डबल स्ट्रैंड थी तो हीट करने के बाद डीनेचर हुआ, तो हमारे पास 2 सिंगल स्ट्रैंड बन गई, तो इस स्टेप को हम बोलेंगे डीनेचुरेशन। अब नेक्स्ट क्या हुआ? 2 सिंगल स्ट्रैंड ये हमारे पास थी, तो दोनों स्ट्रैंड्स पे एक एक प्राइमर लग जाएगा। प्राइमर मतलब प्राइम, ये तो नाम से ही पता लग रहा है, प्राइमर मतलब कुछ इनिशिएट करेगा ये, तो प्राइमर लग जाएगा, इस स्टेप को हम बोलेंगे एनीलिंग। अब क्या होगा? ये प्राइमर लगने के बाद ये प्राइमर जो एक्सटेंड करेगा, ये प्राइमर ऐसे एक्सटेंड कर जाएगा और ये प्राइमर ऐसे एक्सटेंड कर जाएगा, तो इस स्टेप को हम बोलेंगे एक्सटेंशन। मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड और एक्सटेंशन के बाद ये दोनों बन जाएंगी डबल स्ट्रैंड, मतलब हमने एक डबल स्ट्रैंड डीएनए से 2 डबल स्ट्रैंड बना दिए। अब इसी साइकिल को हम बार बार रिपीट करके बहुत सारे डीएनए बना सकते हैं। तो सिंपली पीसीआर का यूज ही इसलिए होता है ताकि हम मल्टीपल कॉपीज बना सकें, ठीक है। देखो बायो रिएक्टर्स हमारे पास एनसीईआरटी में 2 टाइप के दिए हुए हैं, एक है सिंपल, एक है फास्ट। अब देखो वैसे तो नॉर्मली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, लगभग दोनों सेम ही होते हैं, पर एक डिफरेंस है बबल्स का, कि जो सिंपल है इसमें बबल्स अब्सेंट होते हैं और फास्ट में बबल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको याद कैसे रखें? देखो इसमें बबल अब्सेंट है तभी तो ये सिंपल है, और इसमें बबल आगे तभी ये थोड़ा स्पेशल हो गया, ये सिंपल ये थोड़ा स्पेशल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एनसीईआरटी की लाइन है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है? सेपरेशन प्लस प्योरिफिकेशन। अब इसको कैसे याद रखें? देखो आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक को कर देना है एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, ठीक है। डी ब्लॉक को कर देना है एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक से हमें याद आएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, वो थी एस प्लस पी, एस से सेपरेशन और पी से प्योरिफिकेशन।